जैसे मालूम है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारा एग्ज़ाम बीकॉम पार्ट 1 का पेंडिंग में चल रहा था, जिसके लिए मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी द्वारा एक गाइडलाइन आया है जिसमें 19 सेशन और 20 सेशन के लिए ऑब्जेक्टिव यानी ओमेआर पेपर द्वारा परीक्षा आयोजित होगा। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि कम समय में परीक्षा लेकर और फास्ट रिजल्ट देना। इसलिए सेशन बहुत लेट चला गया है और सेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसा डिसीजन बोर्ड द्वारा लिया गया है। तो इसमें तब्दील क्या किया, परिवर्तन क्या किया है, इस बात को फोकस करेंगे। इसमें तब्दील यही किया है कि इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है। यानी अभी तक आपने क्लास के दरमियान में ये चीज़ सीखे थे कि मैथ कैसे बनाया जाएगा, मैथ किस तरह का आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कर देने से क्या हो गया, यानी कि आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस किए थे लेकिन कंसेप्ट यानी थ्योरी पर फोकस नहीं हो पाए थे। लेकिन अब है कि अब तो गवर्नमेंट जो इसका डिसीजन लिया है कि ऑब्जेक्टिव द्वारा होगा, तो उसकी ही हिसाब से आपको अब तैयारी करना अनिवार्य होगा। तो निश्चित रूप से आपको अब अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव ही सिस्टम में करना होगा, जिसके लिए प्रत्येक चैप्टर पर एक ऑब्जेक्टिव सीरीज हम तैयार किए हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि जो लगा हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी आपके बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में कंसाइनमेंट ही पहला चैप्टर है, जिसमें मैथ पहला क्या चौथा चैप्टर है जहाँ पर से मैथ स्टार्ट होता था। कंसाइनमेंट हुआ, ज्वाइंट वेंचर हुआ, रॉयल्टी, हायर परचेज, आईपीएस, सभी चैप्टर पाएगा। तो सभी चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी आप में बहुत सारे अब दिक्कत आपके हो जाएगा। इस सारी समस्याओं को झेलने के लिए जैसे हम दिखा रहे हैं, इस तरह का आपकी एक थ्योरी हम तैयार की है। थ्योरी तैयार करने के बाद ठीक एक थ्योरी जैसे ही ख़त्म होगा, इसके नीचे एक सीरीज तैयार की है ऑब्जेक्टिव का। जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, इस तरह ऑब्जेक्टिव का सीरीज तैयार किए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की संख्या जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक समझना आसान नहीं होगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव से देकर आपको डरना नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत अब करना पड़ेगा। और मेहनत अच्छी ढंग से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सारे चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रयास करें। बहुत सारे बुक का सहारा लिए हैं और बहुत सारे जगहों से सपोर्टिंग कर इस ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा किए हैं, और जहां से आपको निश्चित रूप से इनमें से सवाल ही रहेगा और आपको परीक्षा में पूछेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग एक एक कर आपको समझाएंगे, एक एक कर बताएंगे। ये आपको भी ऑब्जेक्टिव इस टाइप के बहुत सारी किताबों में है, मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव को जानने से पहले उस चैप्टर का आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आपको सॉल्व हो जाएगा। एक क्लास आपको ध्यान रखना है कि एक चैप्टर में 2 दिन या 3 दिन लग सकता है। इस तरह हम लोग का कम से कम 5-6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं ना, तो हम लोग का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछेगा, लेकिन 50 का जवाब देना है। यानी आधे किताब के आधे चैप्टर को भी, मतलब आधे लेसन को भी हम पढ़ लेंगे तो हमारी परीक्षा अच्छा से निकल जाएगा। यानी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन की संख्या होगा, लेकिन 50 का जवाब देना है और 50 में एक क्वेश्चन का 2 नंबर मार्किंग होगा। तो ये सारे थ्योरी हम आपको इकट्ठा किए हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह क्लास तो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, लेकिन यह डिटेल में इस नोट्स को भी चाहिए, इसका सब कुछ चाहिए, तो फिर आपको मेरा ऐप आबा अकेडमी लोड करना होगा और वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तत्काल हम क्लास को आज बढ़ाते हुए और बीकॉम फर्स्ट पार्ट 19 वाले सेशन और 20 वाले सेशन के बच्चे के लिए ज़्यादा मददगार होगा। निश्चित रूप से अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, और आप कोशिश करें कि इसको शेयर भी करें, क्योंकि और भी स्टूडेंट को इस वीडियो से मदद मिल जाए। तो चलिए हम लोग कंसाइनमेंट पर डिस्कस करेंगे। कंसाइनमेंट में आपने मैथ बनाया, मैथ बनाते वक्त आपने बहुत कुछ देखा होगा कि मैथ के एक एक पहलू पर केयर किए थे, लेकिन मैथ के पहलू पर भले ही आप केयर किए थे, लेकिन आज आपको थ्योरी कंसेप्ट में केयर करना होगा। थ्योरी कंसेप्ट में बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का 4 ही आंसर होता है और हमको कंफर्म नहीं होगा तो हम सही पर टिक नहीं लगाएंगे, रॉन्ग भी जा सकता है। ऐसे चीज़ें से बचने के लिए आपको थ्योरी को अध्ययन करना है। हम आपको वीडियो को बताते वक्त ही बता दिए कि जो थ्योरी हम लोग देखेंगे उस थ्योरी के समझने के बाद जस्ट थ्योरी जैसे ही ख़त्म होगा,
ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू हो जाएगा, जहाँ से हम आंसर भी दिए हैं और आपको जल्दीबाजी सबका आपको समझ भी आ जाएगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो इन सारे चीज़ों को डिटेल हम व्याख्या करेंगे, बशर्ते आप वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक बना रहे। निश्चित रूप से आपका एग्जाम का जो समस्या बन रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा कमेंट्स आ रहा था कि सर इस पर कुछ ऑब्जेक्ट तैयार किया जाए, तो ये सारे चीज़ हम बुक के मार्फत से कहीं कहीं बुक गेस पेपर वगैरह से सहारा लेकर यहाँ पर एक समरी तैयार कर दी है और आपको निश्चित रूप से ये फायदा होगा। तो चलिए हम लोग फिर एक बार चलते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। हो सकता है कि ये वीडियो आज नहीं होगा, हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके 2-3 दिन में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआती दौर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो कंसाइनमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मालिक द्वारा तैयार किया गया वस्तु कहीं दूसरे शहर में बेचना चाहता है तो वहाँ अपना एजेंट नियुक्त कर देता है और उस एजेंट को माल भेजता है और माल बेचवाता है। जैसे यहाँ डिटेल लिखे हुए हैं, गौर से देखेंगे। माल के स्वामी, देखिए माल के स्वामी, गौर से देखेंगे, माल के स्वामी द्वारा प्रेषक द्वारा, माल के स्वामी कहिए, देखिए शब्द भी पकड़ना होगा। माल का स्वामी यानी ऑनर, प्रेषक यानी कंसाइनर द्वारा या प्रधान द्वारा माल कमीशन के आधार पर बेचने के उद्देश्य से अपने एजेंट या इसको प्रतिनिधि को भेजा जाता है। इसे प्रेषण या इंग्लिश में कंसाइनमेंट कहा जाता है, कंसाइनमेंट कहते हैं। मतलब माल के स्वामी या माल प्रेषक मतलब माल भेजने वाला या प्रधान द्वारा माल को कहीं भेजकर वहाँ पर जो प्रतिनिधि या वहाँ जो व्यक्ति है उसे बेचवाया जाए, उसको कमीशन दिया जाए, इस कहानी को बोला जाता है कंसाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कंसाइनमेंट। अब देखेंगे कंसाइनमेंट, अब फिर देखेंगे यहाँ पर माल पर प्रेषक का ही स्वामित्व होता है। माने माल, अगर हम रक्सौल में माल तैयार कर रहे हैं, हम लोग सपोज डेट रक्सौल में टीवी तैयार कर रहे हैं और एक टीवी हम मतलब दूसरे शहरों में भेजा जाए, पटना में भेजा जाए, और वहाँ के एजेंट जो होगा मेरा, उसको बोलेंगे मेरा 100 टीवी जा रहा है, तुम बेचना, तुमको कमीशन मिलेगा। तो यह बोला जाता है कि उस माल का मालिक हम ही लोग हैं। अभी जब तक एजेंट बेच देगा, कमीशन दे देगा, तब तक वो माल का मालिक हम ही लोग रहेंगे। और जोखिम स्वामी का होता है, माल हम लोग भेजे और जोखिम किसका होता है? स्वामी का होता है। और लाभ और हानि का उत्तरदायी प्रेषक के लिए, शेष बचे माल प्रेषक देगा। देखिए हम लोग सिंपल भाषा में बोले, हम अपने माल को भेज देंगे एजेंट के पास, एजेंट को बोल देंगे भाई तू इसको बेचना, लाभ हानि होगा वो हम ही सहेंगे, और माल नहीं बेचा रहा है तो उसका अधिकारी हम ही लोग होंगे। तुम बस इतना ही करो कि दुकान खोलो, कोशिश करो बेचो। बेचने से एजेंट का फ़ायदा ये है कि एजेंट जितना ही माल बेचेगा उसको कमीशन उतना ही ज़्यादा बनेगा, तो एजेंट इसी प्रयास में करता है कि आपका सामान को वहाँ मोटिवेट कर कस्टमरों के बीच में बेचता है और उसको अच्छा कमीशन मिलता है। इसलिए एजेंट को उनकी सेवाओं के लिए मतलब एजेंट जो हमारा सेवा करेगा, जो वस्तु बेचवाने के लिए वहाँ मेहनत करेगा, पारिश्रमिक के रूप में कमीशन दिया जाता है। मतलब एजेंट को सैलरी नहीं देंगे। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है, हम मान लीजिए रक्सौल में बनाए और हमने इस माल को पटना में भेजा, तो पटना वाले एजेंट को हम वेतन नहीं देंगे, हम सामान भी देंगे, लाभ हानि होगा हम ही सहेंगे, बस तुमको बेचना है और जो बेचाएगा उसका कमीशन देंगे और एजेंट को जब कमीशन उसी वक्त मिलेगा जब मेरे प्रोडक्ट को सेल करेगा। इसलिए यहाँ कह रहा है यह व्यक्ति जो माल का स्वामी होता है और एजेंट इसकी नियुक्ति करता है, और प्रेषक और कंसाइनर को प्रधान कहा जाता है। जो मालिक होगा इस चैप्टर में मालिक को बोला जाता है, जो माल भेजने वाला होता है उसको कंसाइनर बोला जाता है, प्रेषक बोला जाता है, कंसाइनर बोला जाता है। वह व्यक्ति जो कमीशन के आधार पर माल बेचता है, माने कमीशन के आधार पर माल को बेच रहा है, और जिसकी नियुक्ति प्रेषक करता है, मतलब हम लोग द्वारा, मतलब मान लीजिए हम लोग प्रधान हो गए, हम लोग माल भेजने वाले, हम लोग द्वारा नियुक्ति किया जाएगा, तो एजेंट यानी प्रतिनिधि या एजेंट को प्रेषणी, हिंदी में प्रेषणी या इंग्लिश में कंसाइनिंग कहा जाएगा। मतलब यहाँ सिंपल भाषा हो गया कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग मालिक हैं और हमारा एजेंट वहाँ है, एजेंट हुआ, तो हम लोग अपने को बोलेंगे कंसाइनर। यहाँ देखिए कंसाइनर बोलेंगे, हम लोग मालिक हैं तो कंसाइनर, और जिस एजेंट के पास माल भेजेंगे उसको बोलेंगे कंसाइनिंग, जो सर्किट में कंसाइनिंग।
तो स्पेलिंग में माइनर डिफरेंस है। हम लोग माल भेजने वाले हैं, हम लोग कंसाइनर, और जो माल प्राप्त करने वाला है वो कंसाइनिंग कहलाता है, कंसाइनिंग कहलाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर जाने से जल्दी हम लोग पहले कंसेप्ट को पढ़ लेंगे ना, 5 चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा तो आपका परीक्षा का नैया पार लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग ढंग से पढ़ें। चलिए, उसके बाद हमारे पास है प्रेषण की विशेषताएं, फ्यूचर ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब इसका क्या फ्यूचर है उसको पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1, यही सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव में बनेगा। माल पर प्रेषक का स्वामित्व रहता है। देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इंग्लिश में थोड़ा समझा दें, लेकिन ज़्यादा कर हिंदी भाषी बच्चे हम लोग से जुड़े हुए, इसलिए हिंदी पर ही कंसेप्ट तैयार किए। माल पर मतलब माल, गुड्स पर प्रेषक का स्वामित्व रहता है। मतलब प्रेषक मतलब हम ही लोग, मालिक का, प्रधान का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइनर का ही ऑनरशिप उस पर रहता है, ऑनरशिप रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो कंसाइनिंग पर माल भेजा जाता है उसका मालिक कौन होता है, स्वामित्व कौन रहता है, तो लिखना होगा प्रेषक, कंसाइनर। एक होगा प्रेषणी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सब, तो सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है आंसर, तो एक ही को राइट होता है ना, इसलिए इसमें प्रेषक होगा। फिर कह रहा है 2 नंबर में, 1 नंबर पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट रखेंगे। एजेंट को उसकी सेवाओं के प्रतिफल के स्वरूप में कमीशन मिलता है। माने एजेंट जो हमारा काम करेगा उसके बदले में, उसके सेवा के बदले में हम प्रतिफल के स्वरूप में कमीशन देंगे। क्या देंगे? कमीशन, इसको याद रखेंगे, कमीशन देंगे, कमीशन। अब कमीशन देते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे, यहाँ आएंगे, प्रेषक का दायित्व, लाभ और हानि होता है, थोड़ा मिसटाइप है, इसको सुधार लिया जाएगा। यहाँ पर, यहाँ से प्रेषक का दायित्व, लाभ और हानि और लाभ होता है। मतलब इसमें अगर इसमें किसी तरह का बिजनेस में लाभ या हानि होता है तो इसका दायित्व मालिक होगा, न कि एजेंट। एजेंट के पास टीवी भेज देंगे और किसी कारण से उनको हानि होता है तो हम ही लोगों को सहना पड़ेगा, और लाभ होगा तो हम ही लोगों को सहना पड़ेगा। एजेंट या प्रेषणी को प्रधान के आदेश अनुसार कार्य करता है। मतलब जो एजेंट हमारा नियुक्त है, जो मेरा प्रेषणी नियुक्त है, जो कंसाइनिंग नियुक्त है, मेरे आदेश द्वारा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपने को मालिक बनकर समझेंगे, तब ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको क्लास समझ में आएगा। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको एग्ज़ाम भी देना है, आपको रिजल्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए डिटेल में समझा रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कहीं से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए, एजेंट द्वारा बिक्री विवरण बनाकर प्रेषक को भेजा जाता है। मतलब जो एजेंट हम नियुक्त किए हैं पटना वाले में, वो एजेंट मेरे सामान को बेचेगा तो उसका बिक्री विवरण यानी सेल भाउचर बनाकर हमको भेजेगा, हम लोग के पास भेजेगा। 6 नंबर पॉइंट, प्रधान मतलब हम प्रेषणी या एजेंट कुछ अग्रिम राशि प्राप्त करता है। प्रधान जो है मतलब हम लोग अपने प्रेषणी मतलब एजेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसाइनिंग। हम लोग प्रधान होने के नाते अपने एजेंट से, अपने कंसाइनिंग से कुछ एडवांस राशि प्राप्त करेंगे। जो इंग्लिश भाषी बच्चे उनको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अग्रिमी राशि का मतलब एडवांस, यानी हम अपना माल जिसके पास भेजेंगे वो मेरा एजेंट होगा और उन एजेंट से हम लोग कुछ एडवांस राशि प्राप्त कर लेंगे। भाई कुछ हमको पैसा रिस्क नहीं लेंगे, दो तुमको लाभ हानि होगा वो हम सहेंगे, लेकिन एडवांस तो। चलिए 7 नंबर में, उसके बाद एजेंट द्वारा किए गए व्यय का भुगतान प्रेषक और प्रधान द्वारा कहता है। एजेंट द्वारा किसी प्रकार का खर्च हमारे माल पर किया जाता है वहाँ, तो उसका खर्च, उसका वहन हम लोग करेंगे। प्रेषक मतलब हम लोग करेंगे, प्रधान मतलब हम लोग करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आना है। चलिए फिर उसके बाद 8 नंबर पॉइंट, एक एक सुनेंगे। कोई ये भोजपुरी क्लास नहीं है, कोई म्यूजिक क्लास नहीं है, आपको परीक्षा देना है तो सुनना पड़ेगा। माल के बिक्री पर बिना बिके वापसी प्रतिनिधि द्वारा प्रेषक को करना है। कहा है कि जो मेरा प्रतिनिधि या जो माल भेज रहा है, अगर वो माल नहीं बेच रहा है तो माल को वापस कर सकता है, हम लोग वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले ही बोल दे कि माल भेज रहे हैं, तुम बेचना, नहीं बिकाएगा हम वापस लेंगे, हम वापस ले लेंगे। तुम्हारा बस माल जो बेचेगा उसका कमीशन देंगे, बाकी वहाँ जो रूम रेंट लग रहा है, जो भी खर्च लग रहा है, हम लोग मालिक होने के नाते उसको तुमको देंगे। चलो,
माल की बिक्री के पश्चात एजेंट द्वारा शेष राशि प्रेषक को भेजा जाता है। जो मेरा माल एजेंट के यहाँ पहुँचा, माल बेचा, उसका जो भी खर्च हुआ, रूम रेंट जो भी हुआ, सब काट लिया अपने कमीशन काट कर, और जो बैलेंस अमाउंट है, जो शेष राशि है, वो अपने मालिक को यानी प्रेषक को भेज देता है। प्रेषक को भेज देता है, प्रेषक को भेज देता है। 10 नंबर पॉइंट, प्रेषक द्वारा मतलब मालिक द्वारा सूचनार्थ बीजक या कांचा बिल बना एजेंट को भेजा जाता है। मतलब एजेंट के पास जो माल भेजते हैं तो उस समय जो बिल दिया जाता है उसको कांचा बिल बोला जाता है या इनवॉइस बिल बोला जाता है। इनवॉइस पर सिर्फ दाम रहता है, टेम्प्रोरी दाम रहता है, वो उसमें जीएसटी और सेल टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता है, इसलिए यह बिल कांचा बिल कहा जाता है। तो हम लोग जो माल भेजेंगे उसका एक जो बिल बनाकर भेजेंगे उसको कांचा बिल बोलेंगे, इंग्लिश में इसको इनवॉइस बिल बोला जाता है। उस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। जब एजेंट मेरा माल वहाँ बेच देगा तब जीएसटी प्रावधान होता है। यानी हम अपने माल को रक्सौल में न रहकर पटना के शोरूम में रखे, बिका नहीं। अब पटना के शोरूम में मेरा एजेंट है, वो बेचेगा तब जाकर हमारा माल बिकेगा और तब हम उस पर क्या करेंगे, खर्च बनाएंगे। चलिए 11 नंबर, प्रेषणी का यह कर्तव्य है, एजेंट का मतलब एजेंट का यह कर्तव्य है कि वो माल के उचित देखभाल करे। अब बताइए, माल हम एजेंट के पास भेज देंगे और देखभाल नहीं करेगा तब तो हमारा माल नुकसान होगा। तो इसका कर्तव्य होता है, इसका ड्यूटी होता है कि हमारे माल को देखभाल करे, और यदि प्रेषणी को लापरवाही से माल को किसी प्रकार के क्षति होता है तो इसके लिए वह उत्तरदायी होगा। अब हमारा माल भेज दिए भाई, तुमको किसी प्रकार का लापरवाही तुम करते हो, जिस लापरवाही से मेरे को क्षति होता है तब तुम पैसा वसूल लेंगे। इतना नहीं है कि माल भेज दिया तुम रखवाली नहीं करेगा, मान ली 100 को टीवी भेज दिया, 100 टीवी कहा कि भुला गया हम नहीं रखे, नहीं, इतना नहीं। माल की रखवाली करना, उसके लिए हो सके तो सुरक्षा गार्ड रखिए, हो सके तो अच्छा रूम लीजिए, मजबूत ताला लगाइए, उस सब कुछ मालिक करना होगा इनको। माल बिकने के पूर्व प्रेषणी का उत्तरदायी नहीं होता है, माल बिकने के पूर्व उत्तरदायी नहीं होता है। चलिए 12वां पॉइंट, प्रेषक बिना मूल्य के प्राप्त किए माल एजेंट के बिक्री उद्देश्य से भेजता है। मैंने पहली बार है कि मालिक जो है बिना मूल्य प्राप्त किए, बिना पैसा लिए एजेंट को माल भेज देता है और एजेंट इस माल को बेचता है, इसका बिक्री के उद्देश्य से एजेंट के पास माल भेजा जाता है। ये 10 पॉइंट में कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव हम नीचे बनाए हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। हम लोग हो सकता है कि आज ऑब्जेक्टिव क्लास तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग जैसे खत्म हो गया एक बार दिखा देते हैं। तो इसके नीचे निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव ही रखे हुए हैं, इसलिए आपके मन में बार बार सवाल आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव आ जाए। देखिए ऑब्जेक्टिव पर डायरेक्ट जाना समझिए खतरनाक होगा, सब ऑब्जेक्टिव डाटा मारना पड़ेगा, इसलिए कंसेप्ट समझ लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आपको डाटा मारने की जरूरत नहीं है, आपसे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 पॉइंट और लेंगे, क्योंकि 20 मिनट से लंबा वीडियो नहीं लेंगे हम। प्रेषक या प्रधान मतलब हम लोग, मालिक कंसाइनर इंग्लिश में, वह व्यक्ति हो जो माल का स्वामी होता है। प्रेषक किसको कहा जाता है, प्रधान किसको कहा जाता है, इंग्लिश में कंसाइनर किसको कहा जाता है, तो वह व्यक्ति होता है जो माल के स्वामी होता है, ऑनर होता है। एजेंट की नियुक्ति करता है, जोखिम सहन करता है, एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है और लाभ होता है और जिम्मेदार होता है। हानि और प्रेषक के प्रधान को चलानकर्ता कहा जाता है। जो आदमी माल भेजता है उसको चलानकर्ता कहा जाता है। चलानकर्ता का काम है लाभ हानि सहना, अपना एजेंट नियुक्त करना। उसी अब आया प्रेषणी एजेंट, इसका प्रतिनिधि या एजेंट, देखिए बहुत शब्द यूज किए हैं। कंसाइनिंग एजेंट, हम जिसको एजेंट के पास माल भेजेंगे, डीलर यानी सीधा बात डीलर, वह व्यक्ति जिसके प्रेषक द्वारा कमीशन के आधार पर माल भेजने के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब मालिक द्वारा प्रेषक द्वारा हम लोग के द्वारा जो माल भेजने के लिए कमीशन पर नियुक्त किया जाता है उसे प्रेषणी या प्रतिनिधि या एजेंट या चलानपाता कहलाता है। चलानकर्ता हुआ गया, चलानपाता है। प्रेषणी प्रेषक की ओर से माल का विक्रय करता है और लाभ प्रेषणी की हानि नहीं होता है, इसलिए एजेंट को किसी प्रकार का लाभ हानि नहीं होता है। एजेंट को माल बेचने के बाद कमीशन मिल जाता है और उसको लाभ हानि नहीं होता है। अब होता है कंसाइनमेंट स्टॉक, प्रेषण स्कंद, निश्चित अवधि की। ये स्टॉक भी समझेंगे, आज यहाँ तक हम क्लास लेंगे। लास्ट पॉइंट, एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा
व्यापारिक वर्ष के अंत में एजेंट के पास जो माल बिकने से रह जाता है उसे कंसाइनमेंट अनसोल्ड स्टॉक समझते हैं ना। मतलब एक हम एजेंट के पास अपना माल भेजे, एक साल का तय हुआ कितना से इतना तक हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में तुमको माल भेज रहे हैं, और जो माल बेच दिया वो तो बिक गया, जो नहीं बेच गया उसको कंसाइनमेंट स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक कहा जाता है, लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक ही सही भाषा होता है। तो निश्चित रूप से आज की क्लास में हम लोग इतना देखें, फिर हम कल क्लास आपको लेंगे और इसका पूरी थ्योरी करेंगे कंप्लीट। और थ्योरी जैसे कंप्लीट हो, ऑब्जेक्टिव में कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको थ्योरी कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव फटाफट आपसे निकलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव फटाफट लिखेगा। तो अगर ये सारे क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम इसको शेयर करें, इसमें संख्या बढ़ेगा तो पूरे चैप्टर हम पूरे लेके आएंगे। संख्या कम रहेगा तो फिर हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जैसे ही संख्या बढ़ेगा मोटिवेट होंगे, हम आगे आपको इस तरह का क्लास देते रहेंगे। तो चलिए इस क्लास में विदा लेते हैं, फिर कल मेरी मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुभ मंगल।